कभी राम का लखन बनकर तो कभी खुदा की गवाही में सुनाई दी ये आवाज। कर्मा में आपने दिलीप और नूतन के रोमांस में भी आवाज सुनी। हर करम अपना करेंगे। तो दो यारों की दोस्ती भी झलकी इन्हीं की सुरों में। इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छोटी रफी के नाम से मशहूर सिंगर सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी उर्फ मुन्ना। तुझसा मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो। संगीत हमारी जिंदगी है। बचपन से संगीत के सहारे जिया है और आखिरी दम तक संगीत के सहारे ही जीना चाहता हूँ। नाम इतना सा है संगीत, लेकिन है वो समुंदर। जितना कहो कम है, दिन रात महीने साल गुजर जाएं, लेकिन आप संगीत के बारे में जो भी कहेंगे वो कम हो पड़ेगा। गायकी ऐसी कि अपनी आवाज से सबको गमज़दा कर दे। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। तो कभी ऐसे सुर जो जवानी की रवानगी को हवा दे। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साल 1982 से अब तक उनके सुर हमें दीवाना बना रहे हैं। पर वो उड़िया और बंगाली फिल्म जगत में भी अपनी आवाज का लोहा मनवा चुके हैं। सबसे पहले उनकी आवाज हिट बंगाली फिल्म ज्योति के इस गीत में सुनाई दी थी। मैंने माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिया है। गाने गाड़ने के बाद तो मैं वहाँ सेटल नहीं हो सकता, वहाँ से नीचे तो आना ही पड़ेगा भाई। मैं इस दुनिया का आदमी हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी अल्लाह के हुक्म से मैंने अपनी आवाज़ को बचा के रखा है। और आज भी मैं भोजपुरी, ये वो, गुजराती, राजस्थानी, ये सब गाने बंगाली गाता रहता हूँ। कुछ मैंने 23-24 लैंग्वेज में, 22-23 लैंग्वेज में मैंने 19,000 के करीब गाना गाया। उड़िया, बंगाली, गुजराती, आसामी, नेपाली, हरियाणवी, पंजाबी, गुरमुखी, जो भी, और ये गुरबानी वगैरह मैंने सब किया। कवाली, एल्बम, नात, मनक़बत। आज वो गायकी के माउंट एवरेस्ट पर खुद को महसूस करते हैं। उन्होंने 23 भाषाओं में लगभग 19,000 गानों की रिकॉर्डिंग की है। पर इस सफलता के पीछे छिपा है लंबा संघर्ष। बचपन से ही अजीज को गाने का शौक था, इसलिए लता, आशा और मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मान वो अपने सुर पक्के करते रहे। और स्कूल में पढ़ते हुए ही कई लोगों को अपनी गायकी का मुरीद बना लिया। स्कूल फंक्शंस में हिस्सा लेता था, कॉम्पिटिशन्स में। वहाँ स्कूल में भी फेवरेट बन गया। पढ़ाई में तो नहीं गाने के मामले में बहुत फेवरेट हो गया। मेरा शौक बढ़ता गया क्योंकि पास पड़ोस के लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सब लोग बड़ी तारीफ करते थे। मेरी हिम्मत बढ़ती गई। मैंने भी महसूस किया कि मुझे थोड़ी संगीत की समझ हो रही है अपने आप। तो फिर मैं छोटे छोटे फंक्शंस इधर उधर में जाता था, प्रोग्राम करता था। मुझे बहुत मज़ा आने लगा क्योंकि ऑडियंस मिलने लगी। सारे लोग सुनते थे, खुश होते थे, फरमाइशें करते थे। मुझे महसूस होने लगा कि अरे मैं तो कलाकार बन गया यार। इस तरह अजीज सिंगर बन गए। लेकिन उनकी असल दिक्कत तो अभी शुरू हुई थी। शौक को अपना पेशा बनाना और उसी पेशे से जिंदगी बसर करना ये आसान नहीं था। घर की हालत खराब होने लगी। बीमार माँ बाप और 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी अजीज के कंधों पर थी। यही वो वक्त था जब सिंगिंग को उन्होंने करियर के तौर पर अपनाया। वेलविशर थे, उन्होंने बोला तुम होटल में क्यों नहीं गाते, रेस्टोरेंट में। तो मुझे 5 रुपया रोज मिलता था और ऊपर की कमाई भी थी। धीरे धीरे तो हर दौर में महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती गई। मैंने अपने घर में बोला कि ये रेस्टोरेंट से काम नहीं चलेगा, मुझे बार में गाना पड़ेगा। पूरी शिद्दत के साथ अजीज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ठीक से चलने का
नाम ही नहीं ले रही थी। कलकत्ते में ही गालिब में कोई मैंने 73 से 80 तक गाया, 81 तक। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब का देहांत हो गया था और मैं गाने तो रफ़ी साहब के ही गाता था और किसी के नहीं गाता था। पत्थर के सनम तुझे हमने। तो उनके देहांत के बाद मैं थोड़ा मुरझा गया। नए नए सिंगर आने लग गए, नए नए गाने रिकॉर्ड होने लगे, वो गाने पॉपुलर होने लगे। अब जो लड़के हैं वो सारा सबका गाना गाते हैं और मैं सिर्फ रफ़ी साहब का गाना गाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मेरा कैरियर अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। रफ़ी साहब के देहांत के बाद अजीज ने मुंबई आने का मन बना लिया। उस वक्त तक शब्बीर कुमार साहब इंडस्ट्री में अच्छी पैठ बना चुके थे। लगभग हर हिट गाना उनकी आवाज में होता। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। मन में कुछ कर गुजरने की ठान अजीज कलकत्ता से मुंबई आ पहुंचे और काम ढूंढना शुरू किया। मैं बॉम्बे आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। काफी दिन तक, 10 महीने के बाद मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं कलकत्ता गया। वो जो 10 महीने के बाद जो मैं गया तो जाके देखता हूं मेरे भाई बहन इतने कमजोर हो गए, दुबले हो गए। उनकी हालत देखा ना, मैं बाथरूम में जाके खूब रोया। जब पूरा जी हल्का हो गया, बाहर आया और कसम खाई कि इस बार बॉम्बे जाके अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा। सही तौर पे सही चैनल से स्ट्रगल करूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। 1984 में अजीज की गायकी का सफर आगे बढ़ा। उनकी मुलाकात जगमोहन साहब से हुई और उनके स्टूडियो में बैठी उषा जी को अजीज की आवाज भा गई। बस फिर क्या था, अनु मलिक की धुन पर मर्द तांगे वाला का टाइटल ट्रैक सुपर हिट हो गया। अन्नू मलिक जी उन दिनों एक आध फिल्म उन्होंने की थी, उसके बाद बस वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, इधर उधर जाते थे। उनको पिक्चर मिल गई मनमोहन देसाई जी की, मर्द। मैं गया तो अन्नू जी ने बोला, देख भाई मैंने बड़ी सिफारिश की है, मर्द फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है। माइक पे जब खड़े होकर मैंने गाया, मनमोहन देसाई जी बड़े खुश हो गए। अरे यार ये तो सचमुच का ये मर्द है। अब मोहम्मद अजीज की गायकी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स तक पहुंच चुकी थी। कल्याण जी आनंद जी, नदीम श्रवण, जतिन ललित, बप्पी दा के अलावा आर.डी. बर्मन को भी उनके सुरों ने जगाया। मुझे जिन लोगों ने रिजेक्ट किया, जितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनको मैंने शुरू में सुनाया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ वाह वाह क्या बात है, मिलते रहो। तो बाद में ऐसा हो गया कि यही सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया गाने के लिए। बप्पी दा ने बुलाया मुझे फिल्म गिरफ्तार के लिए, सबसे पहला गाना आशा जी के साथ। वो गाने के बाद आशा जी ने कहा तुमको आर.डी. बर्मन साहब से मिलवाऊंगी। जैकी श्रॉफ की एक पिक्चर आई थी, शिवा का इंसाफ, वो 3D पिक्चर थी। उसमें 5 गाने थे, वो 5 गाने मैंने गाए। अब जो भी होना है हो जाए। सिर्फ आर.डी. बर्मन ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को अजीज की आवाज बहुत पसंद थी। मोहम्मद रफी की आवाज का दूसरा रूप बनकर मोहम्मद अजीज की आवाज कई स्टूडियोज में गूंजने लगी। यहाँ तक कि फिल्म क्रोध में रफी साहब का सम्मान भी अजीज के सुरों ने किया। चले जाएंगे हम, मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर शिकवा है लब पे हमारे। कहा जाता था कि मोहम्मद अजीज उनको चुनिंदा गायकों में से एक थे जो 7वां सुर लगाते थे और उनकी ये खूबी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी खूब पहचानती थी।
सारे शिकवे गिले भुला के कहो। लक्ष्मीकांत ने अजीज को खूब प्यार भी दिया और सही गायकी भी। अब मैं एक आदमी का नाम कुछ अलग तरह से लेना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी। बहुत पहले जब मैंने पंचम तक लक्ष्मी जी को गाना सुनाया, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, सुना ठीक से। उसके बाद बोला तुम आते रहो, मैं देखता हूँ। फिर एक दिन लक्ष्मी जी पता नहीं किस मूड में थे, वो चिढ़ गए। अरे यार तू कभी भी मुंह उठा के चला आता यार, तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है यहाँ बॉम्बे में? कलकत्ता जा माँ बाप के पास, उनके पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? मैं जो बीच में जाके खड़े होके आसमान की तरफ देख देख के बहुत रोया। बहरहाल उन्होंने कहा देखिए कवाली है, फिल्म काला धंधा गोरे लोग का, उस कवाली में एक कवाल गाएगा मेन सॉन्ग, बाद में शम्मी कपूर जी की एंट्री होगी, वो तुम गाओगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद अजीज की जोड़ी वाली सभी फिल्मों के गाने सुपरहिट साबित हुए। अमिताभ की खुदा गवाह से लेकर हम जैसी फिल्मों में अजीज की आवाज खूब सुनाई दी। आशा जी के साथ भी अजीज की गायकी कई फिल्मों में हमें सुनाई दी। किशन कन्हैया, कुछ हो गया क्या हो गया, ऐसे ऐसे कितने गाने, लाइन से हिट गाने। फिर लता जी के साथ भी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। नगीना के बाद इस फिल्म के सीक्वल निगाहें में भी अजीज ने खूब वाहवाही बटोरी। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। आगे जाकर उन्होंने कई सूफी गानों पर अपने राग संभाले। फिर फिल्म हिना का ये टाइटल ट्रैक भी खूब मशहूर हुआ। मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी। कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक का दौर खत्म होते होते मोहम्मद अजीज के करियर का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया और उनकी जगह कई नए सिंगर्स ने ले ली, जिनमें कुमार सानू और उदित नारायण जैसी आवाजें थी। स्वर्ग, खूनी रात, आदमी खिलौना है जैसी कई फिल्मों में उनकी आवाज ने कमाल दिखाया। लेकिन नए म्यूजिक डायरेक्टर्स और नई आवाजों में अजीज की आवाज कहीं खो सी गई। मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, कहीं ना कहीं शोज बहुत होते हैं, शोज में 1.5 2 घंटे नॉन स्टॉप गाने गाता हूँ। हाँ ये और बात है, मेरे ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो आज भी बहुत जगह पे ये बताना पड़ता है भैया ये जो गाने हैं ये गाने वो मैंने गाए, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं थी उस जमाने में। धीरे धीरे मोहम्मद अजीज की आवाज गुमनामी के अंधेरों में खोती गई, पर रफी साहब की आवाज का दूसरा रूप बनकर वो खूब चमके। उनकी कहानी दूसरे कई न्यू कमर्स के लिए एक सबक बन सकती है। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना। जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझसे